रेखा बहू, कितने दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं है। पहले तो कल सुबह तुमने मनीष की शर्ट जला दी और अब इस भिंडी की सब्जी में नमक इतना डाल दिया है कि गले से उतर ही नहीं रहा है। तबीयत खराब है क्या, या कोई बात छुपा रही हो? तभी मनीष अपनी माँ को टोकते हुए कहने लगे, मम्मी, इसमें तबीयत खराब होने की क्या बात है? आखिर रेखा भी तो एक इंसान ही है। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। रात दिन एक ही काम करते करते गलती से गलती भी हो सकती है। अब इन सब बातों को आप नज़रअंदाज करें। हाँ हाँ, बड़ा नज़रअंदाज करूँ तेरी पत्नी की हरकतों को। अरे बाप रे बाप, इतनी कौन सी बड़ी बात कह दी जो तुम मुझे भाषण देने लगे? अरे अब बहू गलती करेगी तो सास का फर्ज बनता है ना कि उसे दिखाए, ताकि वह आगे समझ कर चले। क्यों रेखा बहू, सही कहा मैंने? पास बैठी रेखा तो जैसे होश खोकर बैठी है। कभी कभी रेखा को पति का बर्ताव समझ में नहीं आता। आज माँ के आगे पत्नी का पक्ष ले रहे हैं, कल पत्नी के आगे माँ का पक्ष लेंगे। वैसे पत्नी का पक्ष 2-4 महीनों में एक बार ले ही लेते हैं। रात के एकांत में बिस्तर पर आते ही मनीष ने रेखा से बात करनी चाहिए। रेखा, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि कहीं छुट्टी मना कराते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? सबका मन भर जाएगा और तुम भी खुश हो जाओगी। देखो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। बताओ, क्या बात छुपा रही हो? जी कुछ भी तो नहीं, बस इतना ही कह पाई रेखा। अनायास ही उस दिन की घटना जलचित्र की भांति उसके मन मस्तिष्क में प्रकट होने लगी। उस दिन एक छोटी सी बात पर भाभी उंगली दिखा दिखा कर सबको धमकी दे रही थी। अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी। ननंद रानी, तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी माँ बाप को समझाना, ना कि उन्हें भड़काना। अब कह देती हूँ कि ज़्यादा नाटक किसी ने भी दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं कुछ बड़ा फैसला कर लूँगी। क्या कर दूँगी? हाँ बोलिए भाभी। तभी माँ बीच में बोल पड़ी, क्या मतलब है बहू तुम्हारा? चिल्लाकर तब भाभी बोली, मकान का पिछला हिस्सा खाली करके इन्हें हमारे साथ रहना होगा। भाभी ने अपना फैसला सुनाया। अच्छा, तो उस हिस्से का क्या करोगे? अपनी ऊंची आवाज़ से मैंने भाभी के स्वर को दबाने की पुरजोर कोशिश की तो जोर जोर से चप्पल फटकारते हुए वे कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक नज़र मुकेश भैया पर डाली कि शायद पत्नी की ऐसी हरकत उन्हें शर्मनाक लगी हो, पर वह मेरा कोरा भरम था। भैया की आवाज़ तो भाभी से भी बुलंद थी। किराए पर देंगे और क्या करेंगे? इस मकान को बनवाने के लिए बैंक से इतना कर्ज लिया है, उसे भी तो उतारना है। कोई पुरखों की ज़मीन ज़्यादा तो है नहीं। किराए पर ही देना है तो हमसे किराया ले लो। मैं अपना चौका चूल्हा ऊपर ही समेट लूँगी। अपने घुटनों को सहलाती हुई माँ बेटे के मुंह में इस कदर फंसी हुई थी कि इस बात की तह तक पहुँच ही नहीं पा रही थी कि उन्हें घर से बेघर करने में भाभी को भैया का पूरा साथ मिला हुआ है। पथराए से बाबूजी चुपचाप पलंग के एक कोने पर बैठे बेमकसद एक ही तरफ देख रहे थे। कुल मिलाकर 6,000 रुपये तो पेंशन के मिलते हैं, उतना तो आपका निजी खर्चा है। मकान के उस हिस्से तो 7,000 रुपये की उगाही होगी। भैया ने भाभी की आवाज़ में आवाज़ मिलाई तो बाबूजी अपने बेटे का चेहरा देखते रह गए थे। उनका पूरा शरीर काँप रहा था। जब पूत ही कपूत बन जाए तो उस पराए घर की बेटी को क्या कहा जा सकता है? फुसफुसाती हुई माँ की आवाज़ भीग गई। वे रोते रोते भी बाबूजी से उलझ पड़ी। इसीलिए तो तुमसे कहती थी 4 पैसे बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो, पर तुमने कब सुनी मेरी? अब देख लिया अपनी औलाद भी किस तरह मुंह फेरती है। मैं माँ की बात और नहीं सुन पाई थी। पूरा माहौल तनाव भरा हो गया था। अगले दिन चुपचाप अपने घर लौट आई थी। अब वहाँ कहने सुनने के लिए बचा ही क्या था? अब तो सारे रिश्ते ही झूठे लग रहे थे। सुबह उठकर मैं रसोई में चाय बनाने के लिए घुसी ही थी कि मन मस्तिष्क जैसे बस में ही नहीं थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब चाय नहीं बन पाई तो मनीष खुद ही रसोई में आ गए। एक कप मुझे देकर दूसरी कप हाथ में लेकर अपनी माँ के पास जाकर अखबार खोलकर बैठ गए। सुबह के कुछ घंटे माँ के साथ बिताना उनकी आदत में है। रसोई से बाहर निकलकर
मैं कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी, पर मन तनाव की गिरफ्त में था। भाभी की बर्ताव का डंग मेरे मन में बुरी तरह चुभा हुआ था। भाभी तो पराए घर की है, पर भैया को क्या हुआ? वे तो सबकी इज्जत करते थे, फिर यह बदलाव क्यों आया? न जाने कब आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं गस खाकर गिर पड़ी। आँख खुली तो सासू माँ मुझे सहला रही थी। बदहवास से मनीष मेरी आंखों पर पानी की छींटे डाल रहे थे। क्या बात है रेखा, कुछ परेशान दिख रही हो? इन्होंने पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। चालाकी से मैंने अपना दुख छिपाने की नाकाम कोशिश की, पर पूरे शरीर का तो खून ही जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। मनीष आश्वस्त नहीं हुए थे। देखो रेखा, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, कुछ कहती क्यों नहीं? मैं सोचने लगी कि मनीष जैसे लोग कितने सुखी रहते हैं, बिना किसी गिले शिकवे के जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हर रिश्ते की कसौटी पर ही परखते रह जाते हैं। जिंदगी में जो पाया है उससे संतुष्ट ही नहीं होते। कुछ और पाने की लालसा में जो कुछ पाया है उसे भी खो देते हैं। अपराध बोध मन पर हावी हो उठा था। मनीष के कसे हुए तेवरों में दोस्ती की परछाई थी, फिर भी विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा था। अपने अभिभावकों के पक्षधर बने रहने वाले मनीष को भला मेरी मायके वालों से क्या सहानुभूति होने लगी? आज भी यदि सासू माँ और मुझे एक ही तुला पर रख कर तोला जाए तो शायद मनीष की नज़रों में सासू माँ का ही पलड़ा भारी होगा। एक नज़र सासू माँ को देखा था। कहते हैं औरत ही औरत की पीड़ा को समझ सकती है, पर उनकी आंखों में जो भाव था उन्हें अपना नहीं कह सकती थी। वैसे सासू माँ कितनी बार तो सुना चुकी थी, अपने मायके का दुख डंक की तरह चुभता है। मुहावरों से दुहाई समय समय पर देने वाली सासू माँ इस समय मेरी मरम पर निशाना लगाने से नहीं चुकेगी। इतना तो इस घर में इतने बरसों से रहते रहते जान ही गई थी। शादी के बाद हर 2 दिनों में मेरे मायके में संदेश भिजवाने वाली सासू माँ की नज़रें मेरे ही माँ बाऊ जी में खोट निकालेगी। प्याज के छिलकों की तरह अतीत के दृश्य परत दर परत मेरी आंखों के सामने खुलते चले गए थे। जब भी सासू माँ ससुर जी इकट्ठे बैठते, सासू माँ आंखें नम कर लेती। संस्कार बड़ों से मिलते हैं। मैं तो पहले ही कहती थी किसी अच्छे परिवार से नाता जोड़ो। मेरा मनीष इकलौता बेटा है, उसकी तो गृहस्थी ही नहीं बसी। ऐसी बात नहीं है, ससुर जी भीगे स्वर में कहते। बहू के मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। आलोक जी बहुत अच्छे हैं। कमला बहन तो परायों को भी अपना बनाने वालों में से हैं। भाई कितना मिलनसार है और भाभी अमीर खानदान की इकलौती वारिस है, पर घमंड तो छू तक नहीं गया। हाँ, बहू का स्वभाव ही विचित्र है। संवेदनशीलता भावुकता नाम को भी नहीं। मैं तो हीरा समझ कर लाया था, अब यह कांच का टुकड़ा निकली तो जख्म तो बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे ना। ससुर जी मेरे मायके का भूगोल खींचते खींचते जब मुझे कोसते तो सासू माँ के जख्मों की कुरेदन और बढ़ जाती। वे मेरे माता पिता को बुलवा भेजती। शिकायतों की फहरिस्त काफ़ी लंबी होती थी। जैसे मुझे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, पति को कुछ समझती ही नहीं, कोई काम करने से कर ही नहीं सकती, बेहद घमंडी है आपकी बेटी। कहते कहते सासू माँ बहस का सारांश पेश करती। माँ मुजरिम की तरह गर्दन लटकाकर मेरा एक एक गुनाह कबूल करती जाती। बाऊजी कभी उनके आरोपों का खंडन करना चाहते तो माँ आँख के इशारे से रोक देती। समझियाने में तर्क वितर्क करना उन्हें ज़रा नहीं भाता था। फिर मनीष तो उनके दामाद थे, उन्हें कुछ बुरा ना लगे इसीलिए वे चुप ही रहना पसंद करती थीं। बेचारी माँ को देखकर ससुराल के लोगों पर गुस्सा आता और माँ पर दया। निम्न मध्य वर्गीय परिवार में 2 बच्चों की माँ से अधिक निरीह जीव शायद और कोई नहीं होता। इधर मेरे माता पिता के घर से बाहर निकलते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता। सासू माँ ससुर जी किसी न किसी बहाने घर के बाहर निकल जाते थे ताकि हम दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर इस मसले को हल कर सकें। पर मुझे तो उस समय मनीष की शकल से भी चिढ़ हो जाती थी। उन्हीं के सामने मेरे माता पिता की बेइज्जती होती रहती,
पर वे मेरे पक्ष में एक शब्द भी कहने के बजाय उपदेश ही देते रहते। सासू माँ घर लौटकर बड़े प्यार से एक थाली में 56 भोग परोस कर मुझे समझाती, बहू कमरे में जा, मनीष अकेला बैठा है, खुद भी खा और उसे भी खिला। मेमने की खाल में भेड़िया, मैं मन ही मन बुदबुदाती। मन में दबा गुस्सा मुंह पर आ ही जाता था और मैं चिढ़कर जवाब देती थी, कोई छोटे बच्चे हैं जो मुंह में निवाला दूंगी, अपने लाडले की खुद ही देखभाल कीजिए। कमरे में जाने की बजाय मैं घर से निकल पड़ती और सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाती। कॉलोनी के लोग अक्सर पार्क में चहलकदमी करते रहते थे। मेरी पनीली आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर आसपास खड़े लोगों में जिज्ञासा पैदा हो जाती थी। वे तरह तरह की अटकलें लगाते, कोई कुछ कहता, कोई कुछ पूछता। मैं घर में घटने वाले छोटी से छोटी प्रसंग का बढ़ चढ़कर बयान करती, ससुराल पक्ष के हर सदस्य को खूब बदनाम करती। घर लौटने का मन ना करता था, ऐसा लगता सभी मेरे दुश्मन हैं। यहाँ तक कि माँ बाबूजी भी दुश्मन लगते थे। इन लोगों को कुछ कहने के बजाय वे यूँ मुँह लटका कर चले जाते जैसे बेटी देकर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। 4 दिन शांति से बीतते, फिर वही किस्सा शुरू हो जाता। गलती मनीष की थी, उसके अभिभावकों की थी या मेरी, नहीं जानती, पर पेशी के लिए ही मेरे माँ बाबूजी को ही आना पड़ता था। कुछ ही समय में माँ तंग आ गई थी। तब मुकेश भैया ही आकर मुझे ले जाते थे। मायके में भी मेरे लिए उपदेशों की कमी नहीं थी। मनीष इकलौता बेटा है, सर्वगुण संपन्न, ना देवर ना कोई ननंद, जमीन जायदाद का इकलौता वारिश है, तो थोड़ा झुककर चले तो घर खुशियों से भर जाए। माँ, अगर तुम चाहती हो कि बेजबान गाय की तरह खूंटे से बधी जुगालू करती रहूं तो तुम गलत समझती हो। यहाँ वहाँ डोलती भाभी मेरे मुख से निकले हर शब्द को चुपचाप सुन रही होगी। इस और कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उनके हाव भाव देखकर जरा भी एहसास नहीं होता था कि मेरे शब्दों ने उन पर कोई प्रभाव भी छोड़ा होगा। माँ अकेले में मुझे समझाती, पगली, समझौता करना औरत की ज़रूरत है। अपनी भाभी को देख, लाखों का दहेज लाई है। हमने तो तुझे 4 चूड़ियों और लाल जोड़े में ही विदा कर दिया था। तब मैं दांत पीस कर रह जाती। कैसी माँ है, बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं। माँ जाती तो बाबूजी मेरे पास आकर बैठ जाते, मेरे सिर पर हाथ रख कर कहते, चिंता मत कर रेखा, मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। न जाने कैसे लोगों से पाला पड़ा है, लोग बहू को बेटी की तरह रखते हैं, और ये लोग। बाबूजी के शब्दों से ऐसा लगता था जैसे डूबते को एक सहारा मिला हो। कोई तो है जो मेरा अपना है, सोचते हुए मैं समर्पित भाव से रसोई में जाकर बाबूजी की पसंद के पकवान बनाकर उन्हें आग्रहपूर्वक खिलाती। मनीष की कमाई से जोड़ी हुई रकम से मैं भाभी के साथ बाजार जाकर उनके लिए कोई अच्छा सा उपहार ले आती थी। बाबूजी तब मुझे खूब दुलराते। कितना अंतर है बेटी और बेटी में। रेखा मुझे कितना मान देती है। अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया वह भत्सरना भैया भाभी हम सबसे नज़रें चुराते हुए यूँ झेलते थे जैसे उन्होंने कोई कठोर अपराध किया हो। मुझे लगता माँ भी बाबूजी की ही तरह क्यों नहीं सोचती। वे तो मेरी जननी हैं, उन्हें तो बेटी के प्रति और भी संवेदनशील होना चाहिए था। अपरिपक्वता की दहलीज पर कुलांची भरता मन सोच ही नहीं पाया कि माँ की भी तब अपनी मजबूरी रही होगी। महंगाई के ज़माने में पति की सीमित आमदनी से 2 बच्चों की परवरिश करना कोई हंसी खेल तो था नहीं। घर के खर्चों में से इतना बचता ही कहाँ था जो अपनी बीए पास बेटी के लिए दहेज की रकम जुटा पाते हैं। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करने वाली माँ कभी कभी एक रुमाल और चप्पल लेने के लिए भी तरसा देती थी। फैशनेबल पोशाकी में लिपटी हुई अपनी सहपाठिनियों को देखकर मेरा मन तड़पता तो जरूर था, पर कर कुछ भी नहीं पाता था। अभाव के शिलाखंड तले दबा कुचला बचपन धीरे धीरे सरकता चला गया और मुझे यौवन की सौगात थमा गया। बचपन में मिले अभाव ने मेरे मन में कुंठा की जगह ऊंची इच्छाओं को जन्म देना शुरू कर दिया था। मैं बेहद महत्वाकांक्षी हो उठी थी। कल्पनाओं के संसार में मैंने रेशमी परिधानों से सजे सवरे ऐसे धनवान पति की छवि को संजोया था, जिसके पास देसी विदेशी डिग्रियों के अंबार हो, नौकरों की फौज हो
आलीशान बंगला हो, गाड़ियाँ हो, सास के रूप में ऐसी चुस्त दुरुस्त महिला की कल्पना की थी, जो क्लबों में जाती हो, किटी पार्टियों में रुचि लेती हो, सिगार के कस लेते हुए ससुर पार्टियों में ही बिजी रहते हूँ। कुल मिलाकर मैंने बेहद मॉडर्न ससुराल की कल्पना की थी। कहते हैं जीवन में जब कुछ भी नहीं मिलता तो बहुत कुछ पाने की लालसा मन में इतनी तेज हो उठती है कि इंसान अपनी औकात, अपनी सीमाओं तक को भूल जाता है। तभी तो साधारण से व्यक्तित्व वाले ग्रेजुएशन पास मनीष, जिनके पास ओहदे के नाम पर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लेबल के अलावा कुछ भी तो नहीं था, मुझे जरा भी आकर्षित नहीं कर पाए थे। उस पर उनका इकलौता होना मुझे इस बात के लिए हमेशा आशंकित करता रहा था कि हो ना हो इन लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत अधिक होगी। मेरे विरोध के बावजूद माँ बाबूजी ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दिए और मैं मनीष की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। यूँ कमी इस घर में भी कोई नहीं थी। शिक्षित परिवार ना सही, जमीन जायदाद सब कुछ था। यहाँ तक कि मुँह दिखाई की रस्म पर ससुर जी ने गाड़ी की चाबी मुझे दी थी। पर मेरा मन परेशान था। हीरे चांदी की चकाचौंध और सोने नगीने की खनक तो मनीष के पिता की ही दी हुई है। उसका अपना क्या है, वेतन भी इतना है कि ऐसो आराम के साधन तो दूर की बात, मेरे लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। मैं हर समय चिढ़ती कुढ़ती रहती। सास ससुर को बेइज्जत करना और पति की अनदेखी करना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। शुरू में तो मनीष कुछ नहीं कहते थे, पर जब पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा तो फट पड़े थे। तुम कोई रानी महारानी हो जो हमेशा लेटी रहो और माँ सेवा करती रहे। क्या मतलब? मैं तन गई थी। मतलब यह है कि घर की बहू हो, घर के काम काज में माँ की मदद करो। क्यों? क्या मेरे आने से पहले तुम्हारी माँ काम नहीं करती थी? मैंने महाभारत शुरू होने की पूर्व सूचना सी दी थी। तब और अब में फ़र्क है। जब कोई सामने होता है तो उम्मीद होती ही है। मेरी माँ तो मेरी भाभी से जरा भी उम्मीद नहीं करती। तुम्हारे घर के रिवाज इतने विचित्र क्यों हैं? तुम्हारी भाभी नौकरी करती है, आर्थिक रूप से तुम्हारे परिवार की सहायता करती है। मनीष ने गुस्से से मेरी ओर देखा तो मैं समझ गई कि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, पर इतनी जल्दी मैं झुकने को तैयार न थी। खामोश नदी में पत्थर फेंकना मुझे भी आता था। मैं मुस्तैदी से काम में जुट गई। सास चाय बनाती, मैं चीनी उड़ेल देती। ससुर जी या मनीष मीन मैख निकालती तो मैं सासू माँ का नाम लगा देती। एक दिन मैंने सब्जी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया कि सासू माँ परेशान हो उठी। फिर तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने हर आरोप का मुंह तोड़ जवाब दिया। घात लगाकर हर समय आक्रमण की तैयारी में मैं लगी रहती। क्या मजाल जो कोई थोड़ी सी भी चू चपड़ कर ले। मनीष को बुरा तो लगता था, पर मेरे अशिष्ट स्वभाव को देखकर चुप हो जाते थे। जल्द ही सास समझ गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सास ससुर दोनों ने खुद को एक कमरे में समेट लिया। घर में अब मेरा एक छत्र राज था। अपनी मर्जी से पकाती, घूमती फिरती। घर में खूब मित्र मंडली जमती थी। कुल मिलाकर आनंद ही आनंद था। अपने रण क्षेत्र में विजय पताका फहराकर मैंने भाभी को फ़ोन किया। मज़े ले लेकर खूब किस्से सुनाए। भाभी तब तो चुपचाप सुनती रही थी, पर जब मैं माँ के पास गई तो उन्होंने ज़रूर कुरेदा था। क्या बात है रेखा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। भाभी, घर का हर आदमी अब मेरे इशारों पर नाचता है। क्या मजाल जो कोई उफ भी कर जाए। घर का खर्चा भी तुम्हारे ही हाथ में होगा। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। हाँ, ससुर जी पूरी पेंशन मेरे हाथ पर रख देते हैं। तुम तो जानती ही हो, मनीष की कमाई तो इतनी कम है कि राशन का खर्चा भी नहीं निकल सकता। अपनी पूरी कमाई माँ की हथेली पर रखने वाली भाभी के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित हो चुके थे। मैं तब भला कहाँ जान पाई थी। भाभी बस एक ही बात खटकती है। मैंने मुंह लटका लिया। वह क्या? मनीष की मुंह बोली बहन जब तक आ टपकती है। अपने सगे संबंधी भी कभी बुरे लगते हैं? उनसे तो घर भरा भरा लगता है। अपने सुखी संसार पर कलह के बादलों का पूर्वानुमान होते दिख माँ ने जैसे मुझे आगाह किया था। पर सीख तो उसी को दी जाती है जो सीखना चाहे।
मैं तो सीखना चाहती थी। घर तो भरा भरा रहता है, पर आओ भगत भी तो करनी पड़ती है। खर्चा होता है सो अलग। माँ जैसे सख्ती में आ गई थी। हर सगे संबंधी का आदर सत्कार करने वाली माँ को बेटी के कथन में परायेपन की बू आ रही थी। अपना मत व्यक्त कर मैं लौट तो आई थी। मेरे विवाह को 3 वर्ष हो गए थे। घर में नया मेहमान आने वाला था। सभी खुश थे। सासू माँ मेरी खूब देखभाल करती थी। जी जान से वे नन्हे शिशु के आगमन की तैयारियों में जुट गई थी। किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसी उधेड़ बुन में उनका पूरा समय निकल जाता था। कहीं ऐसा ना हो मेरे करीब आकर वे मेरे साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। आशंका के बादल मेरे मन के इर्द गिर्द मंडराने लगे थे। एक दिन मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया, सासू माँ, आप ज़्यादा परेशान ना हो। प्रसव मैं अपनी माँ के घर पर ही करूँगी। पहली जज की, वह भी मायके में? वे चौंकी थी। जी हाँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। बहुत दिनों बाद मैंने खाली प्याले में तूफान उठाया था। सहसा सामने खड़े मनीष का पौरुष जाग गया था। उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया था। इस घर में तुमने नागफनी रोपी है, पूरे घर को नरक बनाकर रख दिया है। अब तो इस घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। मेरा अपमान करने की तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई? अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने बैग में कपड़े ठूसे और माँ के पास चली आई। वैसे भी 8वां महीना चल रहा था, आना तो था ही। मुझे किसी ने रोका नहीं था, और अगर कोई रोकता भी तो मैं रुकने वाली नहीं थी। माँ के ड्राइंग रूम में काफ़ी हलचल थी। भाभी के माता पिता बेटी की गोद भराई की रस्म पर रंगीन टीवी और फ्रिज लाए थे। छोटे छोटे कई उपहारों से कमरा भरा हुआ था। घर के सभी सदस्य समधियों की सेवा में बिछे हुए थे। माँ ने उड़ती सी नज़र मुझ पर डाली थी। उनकी अनुभवी आंखों को यह समझती जरा भी देर ना लगी कि मेरे घर में जरूर कुछ ना कुछ घटना घटी है, पर सबके सामने पूछती कैसे? अपने साथ मेरी ससुराल भी तो बदनाम होती, जो उनकी जैसी समझदार महिला को कतई मंजूर ना था। मेहमान चले गए तो माँ व बाऊजी मेरे पास आकर बैठ गए। भैया के कमरे से छन कर आ रही रोशनी से साफ था कि वे लोग अभी तक सोए नहीं हैं। माँ धीरे धीरे मुझे कुरेदती रही और मैं सब कुछ उगलती चली गई। माँ, तुम नहीं जानती वे कैसे कैसे संबोधन मुझे देते हैं। उन्होंने मुझे नागफनी कहा है। मैं रुआसी हो उठी थी। ठीक ही तो कहा है, गलत क्या है, कहाँ है? भैया की गुस्से से भरी आवाज़ थी। आप इसी बाहर होकर न जाने कब से वे दरवाजे पर खड़े हुए मेरी और माँ की बातें सुन रहे थे। माँ कभी मेरा मुंह देखती तो कभी भैया का। रेखा, आखिर भावनाओं का भी कुछ मोल होता है। मनीष इकलौते हैं, न जाने कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं लोग अपने बेटे और बहू से, पर तू तो कहीं भी खरी ही नहीं उतरी। तुझे तो खामोश नदी में पत्थर फेंकना ही आता है। माँ भैया को चुप करवाना चाहती थी, पर उनका गुस्सा सारी सीमाएं पार कर चुका था। इस लड़की को सब कुछ तो मिला, पैसा, प्यार, मान, इज्जत, इसी में सब कुछ पचाने का सामर्थ्य नहीं है। जब सब कुछ मिल जाए तो उसकी अवमानना, उसके तिरस्कार में ही सुख मिलता है। कहते हुए भैया उठे और कमरे से बाहर निकल गए। उसके बाद भैया भाभी की बातचीत काफ़ी देर तक चलती रही। इधर माँ मुझे पूरी रात समझाती रही कि मैं अपना फैसला बदल दूँ। एक तो खर्च का अतिरिक्त भार वहन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। जो कुछ करना था भैया भाभी को ही करना था। दूसरे, बढ़े हुए काम का बोझ उठाने की हिम्मत भी उनके कमज़ोर शरीर में नहीं थी। भैया भाभी के बदले हुए तेवरों में उन्हें आने वाले तूफान की संभावना साफ दिखाई दे रही थी। पर मैं टस से मस नहीं हुई। मनीष की माँ से कुछ भी अपने लिए करवाने का मतलब था अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरे ही दिन मनीष के पिता का फ़ोन आया था। बच्चे हैं, नोक झोंक तो आपस में चलती ही रहती है। बहू से कहिए सामान बांध ले और घर लौट आए। पर मैं तो विष की बैल बनी हुई थी। ना जाना था ना ही गई। पूरा दिन आराम करती, ना हिलती ना डुलती। माँ की भी उम्र हो चली थी, कितना कर पाती। भाभी पूरा दिन दफ्तर में काम करती और लौटकर माँ का हाथ बटाती। मैं भाभी को सुनाकर माँ का पक्ष लेती। माँ बेचारी कितना काम करती है। एक मेरी सास है,
राजरानी की तरह पलंग पर बैठी रहती हैं। माँ से सहानुभूति जताते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा फूट पड़ी थी। माँ मुझे दुलारती रहती, पर इस बीच भाभी मैदान छोड़कर चली जाती थी। काफ़ी दिनों तक उनका मूड उखड़ा रहता था। नन्हे पृथ्वी के आगमन पर सभी मौजूद थे। उसे देखते ही मनीष की माँ निहाल हो उठी थी। पूरी मनीष की तस्वीर है, वैसे ही नैन नक्श, माथा वही रंग। सूरत चाहे मनीष से मिले, पर सीरत मुझसे ही मिलनी चाहिए। मैंने बेवकूफ़ी भरा उत्तर दिया और अपने गंदे तरीके पर मनीष की नाराज़गी की प्रतीक्षा करने लगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। पोते को दुलारने के लिए बढ़े सासू माँ के हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए थे। मैं मन ही मन विजय पताका लहरा कर मुस्कुरा रही थी। 2 महीने तक माँ और भाभी मेरी सेवा करती रही। मनीष की माँ खूब सारे मेवे, पंजीरी और फल भिजवाती रही थी, पर मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी। एक दिन माँ के हाथ की बनी हुई खीर खा रही थी कि भाभी ने करारी चोट की। दीदी, तुम्हारी सास ने इतने प्रेम से कलीबा भेजा है, उसका भी तो भोग लगाओ। अपनी समझ अपने ही पास रखो तो बेहतर होगा। मेरे घर के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करो। तुम्हारा घर? मुंह बिचकाते हुए भाभी कमरा छोड़कर चली गई तो मैं कट कर रह गई। आखिरकार मैं अब शब्दों पर उतर आई थी। उन्हीं दिनों भैया भाभी ने दफ्तर से कर्जा लेकर मेरे ही ससुराल के पास मकान खरीद लिया था। 4 कमरों के इस मकान में आने से पहले ही माँ ने यह फैसला ले लिया था कि माँ और बाबूजी पिछवाड़े के हिस्से में रहेंगे। यह मशवरा उन्हें मैंने ही दिया था और भैया मान भी गए थे। नए मकान में आने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उठा पटक और परेशानी से बचने के लिए मैं ससुराल लौट आई थी। घर लौटी तो खुशी के बादल छा गए थे। सास ने भावावेश में आकर पृथ्वी को गोद में ले लिया और लगी उसका मुंह चूमने। नन्हा फूल सा बालक, कहीं कोई संक्रमण हो गया तो? मैंने उसे अपनी गोद में समेट लिया और साथ ही सुना भी दिया, बच्चे की देखभाल मैं खुद करूँगी, आप सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ससुर जी अब कुछ भी नहीं कहते थे, जैसे समझ गए थे कि बहू के सामने कुछ भी कहना पत्थर पर सिर पटकने जैसा ही है। पास पड़ोस के लोग सासू माँ से सवाल करते कि बहू मायके से क्या लाई है, तो मैं बढ़ चढ़कर मायके की समृद्धि और दरियादली का गुणगान करती। भाभी के मायके से आई हुई चूड़ियाँ माँ ने मुझे उपहार स्वरूप दे दी थी। बाकी सबके लिए उपहार में मनीष की कमाई से बचाई हुई रकम से ही ले आई थी। सास की एक सहेली ने उलट पुलट कर चूड़ियाँ देखी, फिर प्रतिक्रिया दी। मोटे कंगन होते तो ठीक रहता, मजबूती भी बनी रहती। मैं उस दिन खूब रोई थी। आप लोग दहेज के लालची हैं, कोई और बहू होती तो थाने की राह दिखा देती। उस दिन के बाद से मैंने उन लोगों को पृथ्वी को छूने ना दिया। कोई परेशानी होती तो रिक्शा करती और माँ के पास पहुँच जाती। मायका तो अब कुछ ही गज के फासले पर था। मनीष के पिता का स्वास्थ्य अब गिरने लगा था। घर का वातावरण देखकर वे अंदर ही अंदर घुलने लगे थे। डॉक्टर ने दिल का रोग बताया था। जिस वृक्ष की जड़ें खोखली हो गई हो, वह कब तक अंधेरों का मुकाबला कर सकता है। और एक रात ससुर जी सोए तो उठे ही नहीं। पूरे घर का वातावरण ही बदल गया। शोक में डूबी सासू माँ का रहा सहा दर्प भी जाता रहा। साम्राज्य तो उनका पहले ही छिन गया था। मनीष ने मुझे विश्वास में लेकर सलाह दी, माँ बहुत अकेलापन महसूस करती है, कुछ देर पृथ्वी को उनके पास छोड़ दिया करो। दुख का माहौल था, तब कुछ भी कहना ठीक ना जान पड़ा था, पर मैंने मन ही मन एक फैसला ले लिया था, पृथ्वी को सासू माँ से दूर ही रखूँगी। मायके के पड़ोस वाले स्कूल में पृथ्वी का दाखिला करवा दिया। स्कूल बंद होने के बाद बाबूजी पृथ्वी को अपने घर ले जाते थे। माँ उसे नहला धुला कर होमवर्क करवाती और सुला देती। शाम को मैं जाकर उसे ले आती थी। एक तो सैर हो जाती थी, दूसरे इसी बहाने से मैं माँ से भी मिल लेती थी। बाबूजी की देखरेख में पृथ्वी तो कक्षा में प्रथम आने लगा था, पर माँ इस अतिरिक्त कार्यभार से टूट सी गई थी। एक आध बार दबे शब्दों में उन्होंने कहा भी था, वीर को भी देखना पड़ता है, बहू तो नौकरी करती है। पर मैं पृथ्वी को अपने घर के वातावरण से दूर ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे भाभी ने उल्हाने देने शुरू कर दिए थे।
पहले बेटी घर पर अधिकार जमाए रखती थी, अब नाती भी आ जाता है। मेरा वीर बीमार हो या स्वस्थ रहे, पढ़े ना पढ़े, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक को सिर पर चढ़ाया हुआ है, दूसरा जैसे पैरों की धूल है। भाभी ने साफ तौर पर पृथ्वी की तुलना वीर से करके जैसे सबका अपमान करने की हिम्मत जुटा ली थी। अपने सामने अपने ही माता पिता की झुकी हुई गर्दन देखने की पीड़ा कितनी असहनीय होती है, उस दिन मैंने पहली बार जाना था। फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा था मैंने, घर तो मेरे बाबूजी और माँ का है, हम तो आएंगे ही। भूल कर रही हो, यह घर मेरे और तुम्हारे भैया के अथक परिश्रम से बना है। तुम्हारे सास ससुर की तरह किसी ने हमें उपहार में नहीं दिया। यह अलग बात है कि तुम्हारी तरह नाते रिश्तेदारों से संबंध तोड़कर नहीं बैठे हैं, यही गनीमत समझो। भाभी के शब्दों ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम किया था। उस दिन के बाद से स्थिति बिगड़ती ही चली गई। कभी माँ बाबूजी का अपमान होता, कभी मेरा और कभी पृथ्वी का। ऐसे माहौल में माँ बाबूजी पिछवाड़े का हिस्सा छोड़कर भैया भाभी के साथ समायोजन कैसे स्थापित कर सकते थे। अपने पास इतने साधन नहीं थे कि अलग से गृहस्थी बसा सके। कहाँ जाएंगे माँ बाबूजी, यही प्रश्न मन को बार बार कचोटता है। आत्मविवेचन करती हूँ तो माँ की मौन आंखों के बोलते प्रश्नों का जवाब ढूंढ नहीं पाती। कभी लगता है शायद मैं ही दोषी हूँ, अपने ससुराल और पति से दूर भागकर मायके में सुख ढूंढने की कोशिश करती रही, पर सुख पाना तो दूर, माँ व बाबूजी को ही दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। कितनी सुखी है मनीष की माँ, संस्कारी बेटा है, सिर पर छत है और ससुर जी की छोड़ी हुई संपदा, जिसे जब तक जिएंगी भोगेंगी। सिर्फ मेरी ही स्थिति परकटे पक्षी सी हो गई है, जिसमें उड़ने को तमन्ना तो है पर पंख ही नहीं है। कहाँ ढूंढूं इन पंखों को, मायके की देहरी पर या ससुराल के आंगन में। यही सोचती सोचती आंख एक बार फिर नम हो गई। लेकिन कोई फैसला या कोई बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही माँ बाबूजी मेरे कारण अनायास ही परेशान रहेंगे। यह बात जानती हूँ कि उनके मोहपास में बंधकर उनकी ही दुर्गति कर दूंगी। वैसे भी अब शादी को कितने साल हो चुके हैं कि ज़िंदगी भर सबको तंग ही करती रहूँगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ससुराल में दुख मिल रहा है। बस अब मैं मायके कभी नहीं जाऊँगी, चाहे भाभी और भैया गिड़गिड़ा कर त्योहारों में बुलाएं तब भी नहीं जाऊँगी। हाल चाल के लिए माँ और बाबूजी को फ़ोन कर लूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉल कर लूँगी, लेकिन मायके कभी नहीं जाऊँगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।